सेक्शन 17 जान लेते हैं, जो कि है किसके बारे में कि एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब जो कि पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो जस्टिफाइड है उसका एक्ट, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब समझिए, नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं है जो कि एक पर्सन के द्वारा किया गया है और जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा, और who by reason of a mistake of fact and not by mistake of reason of law in good faith में believes himself to be justified by law in doing act। यानी कि illustrations जान लेते हैं। एक पर्सन है ए, उसने जेड को देखा कमिट करते हुए what appears to A to be a murder। In the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact, सीजीज जेड को कर लेता है क्योंकि उसको लगा कि जेड ने मर्डर किया है। उसको लगा कि जेड मर्डर कर रहा है तो ए गुड फेथ में जजमेंट के द्वारा, बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट पावर के द्वारा जो कि लॉ ने दी है उससे, टू ऑल पर्सनस ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डरर्स, जो कि मर्डरर्स हैं उस फेक में सीज कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, बंदी बना लेता है जेड को, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज़, कि प्रॉपर अथॉरिटीज़ के समक्ष पेश किया जाए, उसे प्रेजेंट किया जाए उस मर्डरर को। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस की बात आती है, सेल्फ डिफेंस की बात आती है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 34 में जाएंगे। प्राइवेट डिफेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर और भी हो जाएगा कि क्या होता है सेल्फ डिफेंस, क्या होता है प्राइवेट डिफेंस। कि ए हैज़ कमिटेड, इसमें जान लेते हैं कि सेक्शन 17 में अगर ए को लग रहा है कि जेड ने कमिट किया है मर्डर और ए ने पास किया है गुड फेथ में जजमेंट कि ये जजमेंट की लॉ के द्वारा उसको ये पावर दी गई है कि सारे एप्रीहेंडिंग मर्डर्स को सीज किया जाए और जेड को भी प्रॉपर अथॉरिटीज़ के समक्ष पेश किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस दो, ये पता चला यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। तो ए का कोई ऑफेंस नहीं हुआ इसमें। आप सोचेंगे ए ने पकड़ लिया है मर्डरर को, पर मर्डरर है नहीं, उसने एक्ट किया है सेल्फ डिफेंस के तहत। तो सेल्फ डिफेंस के तहत जो कर रहा है तो ए ने भी कोई उसे पकड़ के कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 18 समझ लेते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं है जो कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के द्वारा हुआ है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, इसमें इंटेंशन क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए और नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए क्रिमिनली, इन डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ है, पर विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट। जैसे इलस्ट्रेशन है, एक ए है वो वर्क कर रहा है हैचेट के द्वारा, जो हेड है उसका वो फ्लाई कर देता, दूर उड़ के चला जाता है और एक आदमी को मार देता है वो हेड जो उसका हैचेट का होता है, विच इज स्टैंडिंग बाय, वहाँ खड़ा हो। हेयर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, कोई भी उसके द्वारा कोई भी वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन नहीं है ए के द्वारा, ए के पार्ट पर, तो हिज एक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल हो जाएगा, नॉट एन ऑफेंस होगा। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन के द्वारा नहीं किया है उसने, उसको कोई नॉलेज नहीं थी ऐसी कि वो लॉफुल एक्ट तो कर रहा है पर इन्हें लॉफुल मैनर में कर रहा है, वर्क कर रहा है ना हैचेट के द्वारा, मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन से कर रहा है। अगर ये कोई प्रॉपर वांट, देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, इफ अगर देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल और नॉट एन ऑफेंस। इसमें कोई डाउट हो तो सेक्शन 18 में तो मुझसे क्वेरी पूछिएगा, मैं इसे और एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। सेक्शन 19 क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस मेनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म।
कोई भी ऑफेंस नहीं होगा इस रीज़न के द्वारा कि ये उस नॉलेज से किया गया है कि वो हार्म कॉज कर सकता है, अगर ये विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन के द्वारा कॉज कर रहा है हार्म एंड गुड फेथ में कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन ये जान लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इन सच ए केस whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक कैप्टन है वेसल का और सडनली अचानक से विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस के उसके पार्ट के बिना फाइंड हिमसेल्फ इन सच अ पोजीशन, ऐसी स्थिति में पाता है अपने आप को कि बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, अपना वेसल स्टॉप करे उससे पहले ही मस्ट इनएविटेबली अनावश्यक तरीके से रन डाउन अ बोट बी, बोट को नीचे तैरा देता है डाउन स्ट्रीम में विद 20 और 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है। अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल, जब तक कोर्स करेगा नहीं एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स ही मस्ट इनकर रिस्क ऑफ रनिंग डाउन अ बोट सी विद ओनली 2 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड विच ही में पॉसिबली क्लियर कर सकता था, क्लियर कर सकता है। हेयर इफ़ ए ऑल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है टू रन डाउन द बोट सी को भी आ गई है दूसरी बोट एंड गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर द पैसेंजर्स इन द बोट बी। बोट बी में है पैसेंजर 20 से 30 और बोट सी में है 2 पैसेंजर्स, और गुड फेथ में वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन के फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर्स इन द बोट बी ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, रन कर लेता है अगर वो आगे डाउनस्ट्रीम में। दो ही मे रन डाउन द बोट सी बाय डूइंग एन एक्ट विच ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट, वो हम कॉज कर सकता था उसे बोट सी को। इफ़ इट बी फाउंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैटर ऑफ फैक्ट के द्वारा इसे पाया गया तो डेंजर दैट द डेंजर विच ही इंटेंडेड टू अवॉइड वाज सच एज टू एक्सक्यूज हिम इनकरिंग द रिस्क ऑफ रनिंग डाउन द बोट सी। सिंपल सी बात है, एक वेसल है, एक कैप्टन है वेसल का, बी बोट है, उसने रन किया और डेंजर उसमें 20 to 30 पैसेंजर्स हैं। सी को जो जिसमें उस विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन वो रिस्क को हटाने के लिए और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के द्वारा पैसेंजर्स के द्वारा वो जो उस बोट बी में है उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, डाउन स्ट्रीम करता है या फिर उसको डेंजर अवॉइड करने के लिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट को कर रहा है। तो उस भले ही रिस्क इसमें इनकर्ड है बोट सी के लिए, लेकिन पार्ट ऑफ एक से जो कैप्टन है वेसल का वो कोई भी ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैप्टन ऑफ ए वेसल कोई भी ऑफेंस नहीं कर रहा है। इलस्ट्रेशन भी कर लेता है। ए इन ए ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ए जो है वो ग्रेट फायर में है, हाउस को पुल कर देता है, स्प्रेडिंग फायर लग जाती है उसमें, तो जो ए पर्सन होता है वो फैलने से बचाता है। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के तहत कर रहा है। हेयर इफ इट बी फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज सच ऑफ नेचर सो इमिनेंट एज टू कॉज एज एक्ट एक्सक्यूज ए, सो एज इमिनेंट होगा, इतना डेंजर होगा कि एक्सक्यूज़ कर दे एज के एक्ट को, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। इसमें ए को भी ऑफेंस के तहत नहीं माना जाएगा कि ए पर्सन ने ऑफेंस किया है क्योंकि उसने प्रॉपर्टी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के तहत ये कदम उठाया है सेव करने के लिए गुड फेथ में। अच्छा, सेक्शन 20 जान लेते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड। अब आप मुझे बताएंगे कि आईपीसी में ये कौन से सेक्शन में दिया है। वैसे मैं आपको इसके डिफरेंसेस भी पढ़ाऊँगी कि सेक्शन जब ये BNS कंप्लीट हो जाएगा तब हम दूसरा BNSS क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये करेंगे। मैं पहले BNS पढ़ाऊँगी, फिर BNSS पढ़ाऊँगी, फिर BSC पढ़ाऊँगी, फिर इन तीनों का IPC से कंपैरिजन BNS का, फिर ये BNSS का कंपैरिजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, और फिर BSA का भारतीय सुरक्षा अधिनियम का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का
कंपैरिजन इंडियन एविडेंस एक्ट से बताऊंगी। तो पहले आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। अब यह जान लेते हैं सेक्शन 20 को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर देते हैं इम्पॉर्टेंट में। सेक्शन 20 और 21 दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। इसमें जान लेते हैं कि नथिंग विच इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 ईयर्स ऑफ का चाइल्ड जो है, 7 ईयर के अंदर कोई चाइल्ड है और तो वो कोई ऑफेंस कर देता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, ये सेक्शन 21 में आता है। आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 21 में क्या है और सेक्शन 20 और 21 में क्या दिया गया है प्रोविज़न। तो सेक्शन 21 में दिया है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज हु हैज़ नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके पास इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उसने अटेन नहीं की है सफिशिएंट मैच्योरिटी कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए द जज ऑफ इन द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। जो उसने काम किया है उस पर वो अनेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए, इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो वो ऑफेंस नहीं किया जाएगा। हाँ, उसके द्वारा ऑफेंस नहीं है। कौन से? अबव 7 ईयर्स ऑफ एज और 12 ईयर्स ऑफ एज के अंडर इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग के। अब है 22 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन है वो एक्ट कर रहा है अनसाउंड माइंड ऑफ माइंड के द्वारा, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग विच व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि क्या विरोध में है एक्ट ऑफ लॉ के और इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो सेक्शन 22 अप्लाई के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, उसके द्वारा नथिंग इज एन ऑफेंस होगा। सेक्शन 23 क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। और सेक्शन 24 ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। 23 और 24 को मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 23 क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा उस पर्सन के द्वारा जब वो कर रहा है वो एक्ट, तो वो इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब नशे में है और नेचर ऑफ द एक्ट को जानने से इनकैपेबल है, और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ प्रोवाइडेड। पर क्या उसकी कंडीशन है? दैट द थिंग विच इज़ इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। उसकी नॉलेज के बिना उसने वॉलंटरीली कॉज नहीं, अपना आप नहीं पिया हो, वो इंटॉक्सिकेटेड हो, बल्कि उसके अगेंस्ट विल के, उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो और उसके नॉलेज के अगेंस्ट दिया गया, विदाउट हिज नॉलेज, उसके नॉलेज के बगैर दिया गया हो। सेक्शन 24 इन केसेस वेयर एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन is not an offense unless done with a particular in knowledge or intent, a person who does the act in the state of intoxication। ऐसे केसेस जहाँ पे एक्ट जो है ऑफेंस नहीं होगा जब तक पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज से किया गया हो। अगर पर्सन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है, शैल बी लायबल टू बी डील्ड विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड है। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तब वो कर रहा है, लाइबल होगा तब, अनलेस द थिंग, जब तक नहीं होगा इंटॉक्सिकेटेड एज हिम विदाउट हिज नॉलेज और हिज विल। ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है इसमें सेक्शन 23 और 24 में। दोनों में इंटॉक्सिकेशन है विदाउट हिज विल, विदाउट हिज नॉलेज। पर 24 में ये दे दिया गया है अगर उसको इंटॉक्सिकेशन है विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट से दिया गया है, एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, उसी को नॉलेज होगा अगर वो नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड होगा। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस, उस केसेस में जहाँ पर एक्ट नॉट एन ऑफेंस तब तक नहीं होगा वो ऑफेंस, एक्ट सच केसेस में जब तक कि वो पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट से नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें कोई भी 24 में ये है कि स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है अगर कोई पर्सन और लाइबल है टू बी डील्ड विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही हैव नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, उस केसेस, और जब तक कि उसे पर्टिकुलर नॉलेज ना हो तब उस केसेस में इज़ नॉट एन ऑफेंस होगा।
सेक्शन 25 जान लेते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कुछ भी जो कि डेथ और ग्रीवस हर्ट से के इंटेंडेड नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, वो ऑफेंस नहीं होगा। नोन बाय द डोअर टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट कर सकता है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज इंटेंडेड बाय द डोअर टू कॉज टू एन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हु हैज़ गिवन कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से दे रहा है टू सफ़र दैट हार्म, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे सॉरी which it may known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. Act है not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt or done by consent. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent से हुआ है, तो उसका act not intended है, consented जैसे कि इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। ए और जेड है, एग्री करता है फैंस को ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट के लिए। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज दिस कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफ़र एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले, एंड इफ ए व्हाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स दैट कर लेता है, ए कमिट्स नो ऑफेंस, राइट। सेक्शन 26 जान लेते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज़ एन ऑफेंस होगा, कोई भी ऑफेंस नहीं होगा जो कि डेथ को बिना इंटेंट किए कॉज किया गया है, इसमें डेथ को कॉज करने का इंटेंशन नहीं है। बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म which it may cause harm or to be intended by the doer to cause or known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is in good faith and who has given consent दिया है, अपना हामी भरी है, अपनी रजामंदी की है, whether express or implied to suffer that harm से to take the risk of that harm। illustration है, एक सर्जन है, knowing that the particular operation is likely to cause the death of Z कर सकता है, who suffers under the painful complaint में आया है, but not intending to cause Z's death and intending in good faith में काम कर रहा है ये सर्जन Z's benefit के, performs that the operation on Z कर लेते हैं, Z पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है Z's consent से। A has committed no offense, A ने एक सर्जन, उस डॉक्टर ने, उस सर्जन ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं Z के बेनिफिट के लिए, और Z ने उसमें हामी दी है कि कोई भी whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or person of unsound mind, कोई भी ऑफेंस नहीं होगा जो कि गुड फेथ में है फॉर द बेनिफिट पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन की कंसेंट से, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन जिन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डोअर टू कॉज और प्रोवाइडेड, ये एक्सेप्शन होगा, इसका इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू, ये एक्सेप्शन जिसमें है, जनरल एक्सेप्शन का मतलब है कि कब अप्लाई नहीं होगी ऑफेंस ये कंडीशंस, पर किसी चीज़ में ये अप्लाई होगी अगर इंटेंशनल कॉज डेथ कर रहा है, इंटेंशन है उसका डेथ कॉज का, और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ कर रहा है, तब इसमें जनरल एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। द डूइंग ऑफ एनी एक्ट विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ for the person that prevent for that person for any purpose other than the preventing of death or causing of any grievous disease or infirmity में। the C है इसका clause illustration का C सॉरी clause है the voluntary causing of grievous hurt कर रहा है या attempting to cause grievous hurt or for the unless it be for the purpose of preventing death or the curing of any grievous hurt disease or infirmity, तब भी इसमें अप्लाई नहीं होगा जनरल एक्सेप्शन। और अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, अबैटमेंट किया है टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। इलस्ट्रेशन है, एक ए पर्सन है, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट के बगैर, हैज़ हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन by surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death कर सकता है, but not intending to cause the child's death is within the exception हो जाएगा, इसमें एक्सेप्शन के तहत आएगा। जनरल इज इन एज मच एज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड का है, ठीक है, ओके, अभी समझ में आया होगा। सेक्शन 28,
ए है कंसेंट कर रहा है, इज़ नॉट सच ए कंसेंट is not such a consent as is intended by any section of this संहिता. The consent known to be given under fear और misconception में दिया गया है, तब क्या अप्लाई होगा कंडीशंस. ए में अगर कंसेंट गिवन है, फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन में कंसेंट दी गई है, और अगर पर्सन जो है वो एक्ट कर रहा है, नोन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फियर ऑफ मिसकंसेप्शन, तब भी ये जो कंसेंट है is not such a consent होगी as intended by any section of this संहिता. अगर कोई बी है, अगर if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of the error to which he gives his consent, तब ये consent is not such a consent मानी जाएगी. C, unless the contrary appears from the context, if the context is given by a person who is under 12 एज में है, तो क्या होगा, तब भी ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंसेंट नोन टू बी अंडर, क्योंकि गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन में के तहत दी गई है. सेक्शन 29 क्या कह रहा है? एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26 और 27 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म. अब सेक्शन 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक सेक्शन जो मैं पढ़ा रही हूँ जनरल एक्सेप्शन का, प्लीज़ समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. कोई क्वारी होती है तो प्लीज़ डाउट क्वारी अपनी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में. जो एक्सेप्शन है सेक्शन 25, इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए विदाउट स्किप करते हुए. द एक्सेप्शन है सेक्शंस 25 और 26, 27 में डू नॉट एक्सटेंड, कहाँ तक नहीं जाएगा, जबकि एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent on whose behalf the consent is given. मतलब exclusion of acts, उन acts का conclusion which are offenses हैं, independent हैं उस harm के cause करने के बाद. जैसे illustration समझ लेते हैं. causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of a woman is an offense होगा. किसी का miscarriage कर देना without in good faith वुमेन का फॉर द पर्पज़ विदाउट गुड फेथ के इज़ एन ऑफेंस होगा इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और इंटेंडेडली टू कॉज टू द वुमेन. देयरफॉर इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा. इसलिए कॉजिंग मिसकैरेज इज़ एन ऑफेंस होगा इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और इंटेंडिंग टू कॉज द वुमेन. ठीक है, जब तक कि गुड फेथ नहीं होगा तब तक मिसकैरेज कर दिया तो वो ऑफेंस होगा. और ये ऑफेंस कम नहीं होगा इसलिए बाय रीजन ऑफ सच हार्म से एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन ऑफ हर गार्जियन टू द कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट. अगर किसी ने मिसकैरेज कर दिया है उस वुमेन का, किसी वुमेन का, बाय रीज़न ऑफ सच हार्म कंसेंट, ये कोई ऑफेंस नहीं. देयरफॉर इट इज़ नॉट इज एन ऑफेंस होगा इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म. एक एक वर्ड को समझिए. इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, जो ये कर सकता था, और इंटेंडेड टू कॉज टू वुमेन. देयरफॉर इसलिए ये एक इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, जनरल एक्सेप्शन में आएगा बाय रीज़न ऑफ सच हार्म में. and the consent of the woman of her marriage to of her or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. अगर वो पर्सन बता रहा है कि भाई उसने तो कंसेंट दी है वुमेन ने और उसके गार्जियन ने कि ये सच मिसकैरेज किया जाए, तो उसका एक्ट से उस पर्सन का एक्ट जस्टिफाई नहीं होता है. ठीक है, मतलब ये ऑफेंस होगा क्योंकि इसमें क्रिमिनल गुड फेथ में काम नहीं किया गया है. सेक्शन 30, नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू ए पर्सन फॉर द बेनिफिट फॉर हुज बेनिफिट इफ़ इट इज़ डन इन गुड फेथ. गुड फेथ में किया गया है, कोई भी ऑफेंस नहीं कहा जाएगा इवन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट. कंसेंट को दे सकता है वो, or if that person is incapable of giving such consent, no guardian and has no guardian or other person in lawful charge for him from whom it may possible to obtain consent in time for the being to be done with benefit. तो वो offense उसको नहीं. by reason of any harm, nothing is an offense
एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट में आएगा, कि कंसेंट नहीं है तब भी एक्ट गुड फेथ में वो पर्सन कर रहा है तो वो पर्सन का एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। पर इसमें एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है कि वो कब अप्लाई नहीं होगा, यानी कब उसे ऑफेंस किया जाएगा, ये बात है। शैल नॉट एक्सटेंड टू ए द प्रोवाइडेड द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ किया गया है और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ इंटेंशन से किया गया है, क्रिमिनल इंटेंशन से। बी द डूइंग ऑफ एनी एक्ट विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ विच द, ठीक है, डूइंग ऑफ एनी थिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोन्स टू बी लाइकली टू डेथ, फॉर एनी पर्सन को नॉलेज है कि वो डेथ कॉज कर सकता है, फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट और द क्वायरिंग ऑफ एनी क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी, तो ये जनरल एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट जो है, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट कर रहा है और अटेम्प्टिंग इच्छा से कर रहा है और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट फॉर पर्सन अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट प्रिवेंटिंग द अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस, तब ये ऑफेंस नहीं होगा, तब ये ऑफेंस होगा। शैल नॉट एक्सटेंड टू द, ये जनरल एक्सेप्शन के तहत नहीं आएगा, ठीक है। सेक्शन 30 इलस्ट्रेशन है, से समझिए। वन फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, जैड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल। उस एक पर्सन है जैड, वो उसके हॉर्स के द्वारा गिरा दिया जाता है और इनसेंसिबल हो जाता है। तो एक पर्सन है, दूसरे सर्जन जो है फाइंड्स दैट जैड रिक्वायर्स टू बी ट्रिपेंट, ए नॉट इंटेंडिंग Zed's death, but in good faith, performs for Zed's benefit the trepant before Zed recovers his power of judging for himself. A has committed no offense. सर्जन ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। Zed is carried off by a tiger. Zed जो है वो टाइगर के द्वारा कैरी किया जाता है। A fires at the tiger, knowing it to be likely that the shot may kill Zed. कर सकता है बट नॉट इंटेंडिंग, इंटेंशन नहीं है उसका Zed किल करने का, एंड गुड फेथ में कर रहा है, इंटेंडिंग Zed's बेनिफिट के लिए। एज बुलेट गिव्स Zed मॉर्टल वुंड कर देता है, एज कमिटेड नो ऑफेंस, एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग Zed's बेनिफिट, एज बुलेट्स गिव्स Zed मॉर्टल वुंड, मतलब उसे डेडली जोखिम डेडली घायल हो जाता है, तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। थर्ड है, एक सर्जन है, सीज ए चाइल्ड आफ्टर एन एक्सीडेंट विच इज़ लाइकली टू प्रूव फैटल अनलेस एन ऑपरेशन इमीडिएटली परफॉर्म नहीं किया जाएगा, चाइल्ड को सफ़र कर रहा है, देयरफॉर देयर इज़ नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्जियन। ए परफॉर्म्स ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द चाइल्ड, इंटेंडिंग इन गुड फेथ में काम कर रहा है चाइल्ड्स बेनिफिट में, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। इसका फोर्थ इलस्ट्रेशन है, एज इन हाउस विच इज़ ऑन फायर, मतलब गुड फेथ में किया गया काम ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा, और जनरल एक्सेप्शन के तहत का भी ऑफेंस अगर है तो उसका भी एक्सेप्शन कब नहीं किया जाएगा, ये बात बोली गई है कि अगर एक हाउस है फायर में है विद Zed a child, people below hold out a blanket कर लेते हैं and drops the child from the house top, से गिरा देता है, knowing it to be likely that the fall may kill the child but not intending to kill the child and intending in good faith, गुड फेथ में इंटेंड करते हैं चाइल्ड्स बेनिफिट में। हेयर इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल से हो जाता है, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है, ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। एक्सप्लेनेशन, मेयर पिक्यूनियरी बेनिफिट इज़ नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27। अब सेक्शन 26 और 27 क्या है इसे भी लर्न करिएगा, मैं बता दिया है कि कि इसका क्या कह रहा है ये, कि मेयर एक्सप्लेनेशन इसका क्या हुआ कि पिक्यूनियरी मतलब उसे पैसे से का बेनिफिट इज़ नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 एंड दिस सेक्शन 30 26 27 30 में केवल पैसा से बेनिफिट दे देना अगर वो किल हो जाता है तो इज़ नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 27 20 एंड सेक्शन 26 27 एंड 30। ये वाला पिक्यूनियरी बेनिफिट इज़ नॉट एन benefit, mere pecuniary benefit is not benefit not within the meaning of this section, ठीक है। जैसे सेक्शन 30 में कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ में हुआ है, अगर गुड फेथ में। सेक्शन 31 है, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस,
कोई भी कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया गया इज़ नॉट एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। इलस्ट्रेशन से जान लेते हैं, एक सर्जन है गुड फेथ में एक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है पेशेंट को कि उसका ओपिनियन क्या है टू पेशेंट, हिज ओपिनियन जानने के लिए दैट ही कांट लीव, द पेशेंट डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ द शॉक, से मर जाता है। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ, क्योंकि वो एक्ट इन गुड फेथ में काम कर रहा है ये सर्जन, तो उसका कोई ऑफेंस नहीं होगा। एक्ट टू विच अ पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, अगर कोई धमकियों के द्वारा कोई पर्सन वो का एक्ट कर रहा है तो सेक्शन 32 अप्लाई होगा, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर के को छोड़कर, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस, राइट। दो एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ से है, कोई भी ऑफेंस नहीं किया करार दिया जाएगा, वो जो कि विच इज़ डन बाय पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट्स बाय थ्रेट से हो रहा है, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजन बिकॉज द अप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ ऑफ दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, प्रोवाइडेड ए पर्सन provided that the person doing the act did not of his own accord, अपनी अकॉर्डिंगली नहीं चला है वो, और फ्रॉम ए रीजनेबल अप्रीहेंशन, डर के कारण उसने ये हार्म कॉज किया है, इंस्टेंट डेथ जिससे हुई है, प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट, जिसके द्वारा ये उसको बंदिशों में डाल दिया गया है, तो वो तब भी इस एक्सेप्शन में आएगा, जनरल एक्सेप्शन में, वो ऑफेंस नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 1, एक पर्सन है अकॉर्ड से हो रहा है, अपने बाय रीजन ऑफ थ्रेट से हो रहा है, बेटन जॉइन से गैंग ऑफ डेकॉइट कर लेता है, नोइंग दियर करेक्टर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिला कि भैया डकैत का गैंग थ्रेट के कारण उसने ज्वाइन कर लिया है बेटा ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ इज हैविंग कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट टू डू एनीथिंग दैट ऑफेंस बाय लॉ, तब उस पर्सन को भी अगर वो डकैत का ज्वाइन कर लेता है गैंग तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। एक्सप्लेनेशन 2, एक पर्सन है सीज कर लेता है, सीज बाय गैंग ऑफ डेकॉइट्स एंड पोर्ड बाय द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू ए थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। पर ये पर्सन जो कि एक स्मिथ है, टूल्स उसको अपने टूल्स से गैंग ऑफ डेकॉइट जो होता है विच इज़ पनिशेबल ऑफ एन ऑफेंस को सिर्फ इतना करता है कि टू फोर्स द डोर ऑफ ए हाउस फॉर द डेकॉइट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट, कंपेल किया गया उस स्मिथ को फोर्स के द्वारा, तो अंडर बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन का बेनिफिट उसे मिलेगा। Section 33, nothing is an offense by reason of it causes or that it is intended to cause or is likely to cause to any harm if that harm so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm, ठीक है। तो सेक्शन 33 भी यही कह रहा है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जिसके कारण इंटेंट किया गया है या likely to cause any harm, अगर ये हार्म इतना हल्का है कि पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म करे तो तब भी वो ऑफेंस नहीं होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। सेक्शन 14 to 33, कोई भी डाउट क्वारी होती है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू out all the my judicial aspirants, my students, my friends. So keep watching लीगल vocab by सौम्या को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़, और कोई भी डाउट होते तो उसे भी पूछना ना भूलिएगा। लेती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हम करेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 34 से लेके आपका है सेक्शन 44 तक 10 सेक्शंस हैं और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। देखते रहिए तब तक कि लीगल बुक बाय सौम्या, और पढ़ते रहिए। स्टार्ट स्टडी नाउ लीगल बुक बाय सौम्या। थैंक यू।